हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सबका आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। आज हम लोग सीटेट दिसंबर के अंतर्गत हिंदी पैडागोजी की सेट 3 को सॉल्व करने वाले हैं। तो आइए शुरू करते हैं अपनी क्लास और देखते हैं हिंदी पैडागोजी के 15 प्रश्न को। सबसे पहला प्रश्न देख लेते हैं हम लोग। भाषा की पाठ्य पुस्तक में सबसे महत्वपूर्ण पक्ष है, यानी कि जो भाषा की पाठ्य पुस्तक होती है लैंग्वेज का, उसमें जो है सबसे इम्पोर्टेंट पक्ष क्या होता है, सबसे इम्पोर्टेंट या महत्वपूर्ण पक्ष क्या होता है। तो आइए देखते हैं। ऑप्शन ए है वस्तुनिष्ठ अभ्यास, ऑप्शन बी है व्याकरण के नियमों के सिद्धांत की व्याख्या, यानी कि जो व्याकरण के नियम होते हैं उनके सिद्धांतों की अगर व्याख्या की जाए तो वो भाषा की पाठ्य पुस्तक में इम्पोर्टेंट रोल अदा करेंगे। नेक्स्ट देखते हैं पाठों का उद्देश्यपूर्ण चयन, और डी है कागज की गुणवत्ता और छपाई। तो भाई कागज की गुणवत्ता और छपाई से कोई लेना देना नहीं है भाषा की पाठ्य पुस्तक में। उसका मतलब होना चाहिए लेकिन उतना मेजर रोल नहीं है। इन चारों में अगर सबसे ज़्यादा अप्रोप्रिएट आंसर अगर कोई हो सकता है हमारा, तो ऑप्शन सी देखिए कि पाठों का जो उद्देश्यपूर्ण चयन है ये सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण पक्ष है। किसमें? तो भाषा की पाठ्य पुस्तक में सबसे इम्पॉर्टेंट रोल जो है क्या है, पाठों का, जो भी पाठ हो उनका एक उद्देश्य हो। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, देखते हैं दूसरे प्रश्न को। दूसरा प्रश्न है मौखिक कुशलता में शामिल है, जो मौखिक कुशलता होती है, ओरल स्किल होता है, उसमें क्या शामिल है। तो देखते हैं। ऑप्शन ए है तत्सम शब्दों के प्रयोग की कुशलता। भाई तत्सम शब्दों के प्रयोग की कुशलता मतलब तत्सम का मतलब क्या होता है, संस्कृत के शब्द होते हैं जो तत्सम शब्द होते हैं। ऑप्शन बी है तीव्रता से बोलने की कुशलता। भाई जो जितना तेज बोलेगा क्या उसे हम मौखिक रूप से कुशल मानेंगे? बिल्कुल भी नहीं। बोलते समय दृष्टांतों का प्रयोग करने की कुशलता। अगर बोलते समय आप कहीं गए, कहीं घूमने गए हो तो उसी दृष्टांत का विवरण प्रस्तुत कर रहे हो, तो क्या ये मौखिक कुशलता है? बिल्कुल भी नहीं। ऑप्शन डी देखते हैं कि विभिन्न प्रकार के औपचारिक, अनौपचारिक यानी कि फॉर्मल, औपचारिक और इनफॉर्मल चर्चाओं में बेझिझक बोलने की कुशलता। बिल्कुल, अगर औपचारिक है, औपचारिक जैसे किसी स्कूल कॉलेज में बोलना है तो ये औपचारिक मौखिक कुशलता हो जाएगी, यहाँ बोलना पड़ेगा। या फिर अनौपचारिक आपके गांव आस पड़ोस कहीं भी बोलना पड़े तो आप बेझिझक बोलो किसी भी चर्चा में, किसी भी टॉपिक पे, उसे हम क्या कहते हैं? मौखिक कुशलता कहते हैं, उसे हम वाक कुशलता कहते हैं। ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं तीसरा प्रश्न जो कि बेहद इम्पॉर्टेंट है। ये तीसरा प्रश्न प्रश्न है भाषा के कौशल हैं, तो भाषा के कितने कौशल हैं? तो यहाँ पे लिखती हूँ मैं भाषा के कौशल, भाषा के कौशल, और भाषा के कितने कौशल हैं? तो भाषा के कितने कौशल होते हैं? 4 कौशल, 4 कौशल होते हैं, 4 कौशल होते हैं। कौन कौन से कौशल होते हैं समझ लेते हैं, फिर मैं इसका आंसर बताती हूँ। ठीक है, भाषा के कौशल में 4 कौशल कौन कौन से? LSRW। कौन कौन से? LSRW। एल से क्या हो गया? लिसनिंग, क्या हो गया? लिसनिंग। और एस से क्या हो गया? स्पीकिंग। आर से क्या हो गया? रीडिंग। डब्ल्यू से क्या हो गया? राइटिंग। यानी कि भाषा के 4 कौशल कौन कौन से? एक बार मैं फिर से रिवीजन करवा देती हूँ। लिसनिंग, स्पीकिंग, रीडिंग एंड राइटिंग, ये 4 कौशल होते हैं भाषा के। अब आइए देखते हैं ऑप्शंस पे। ऑप्शन ए है सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखना। बोलना, पढ़ना, लिखना, समझना। पढ़ना, लिखना, सुनना, समझना, या फिर क्या है? लिखना, समझना, स्मरण कर, पढ़ना और स्मरण कर। देखिए सबसे पहले आपका लिसनिंग, लास्ट में राइटिंग, बीच में क्या है? स्पीकिंग है और रीडिंग है। तो सबसे पहले देखिए यहाँ पे लिसनिंग सुनना, स्पीकिंग बोलना, रीडिंग पढ़ना और राइटिंग लिखना। आ तो गया 4 कौशल, बस यही है भाषा के 4 कौशल। कैसे? देखिए ऑर्डर गलत हो जाता है, इसीलिए आपको ये याद रखना है, LSRW आपको याद रखना पड़ेगा कि लिसनिंग, स्पीकिंग, रीडिंग, राइटिंग, ये 4 कौशल होते हैं भाषा के। चौथा प्रश्न है बच्चे विद्यालय आने से पहले, जो बच्चे होते हैं वे जो है विद्यालय आने से पहले, ऑप्शन ए कोई भी भाषा बोल नहीं सकते। क्या बच्चा जो है विद्यालय आ रहा है तो कोई भाषा बोल नहीं सकता? बिल्कुल बोल सकता। ऑप्शन गलत है ये। सभी भाषाएं पढ़ सकते हैं भैया। 1 to 5 कितने के बच्चे हैं? तो 1 to 5 मान लीजिए प्राइमरी स्तर का बच्चा है तो क्या सभी भाषाएं पढ़ सकता है? बिल्कुल भी नहीं, ये भी पॉसिबल नहीं है। ऑप्शन देखिए किस तरह से ऑप्शन एलिमिनेट किया जाता है या फिर कैसे गलत हो जाएंगे।
अब देखिए ऑप्शन सी क्या है, सब कुछ लिख सकते हैं, ना तो सब पढ़ सकते हैं और ना ही सब कुछ लिख सकते हैं। जब कुछ सब कुछ पढ़ सकते हैं, सब कुछ लिख सकते हैं, तो फिर उन्हें विद्यालय आने की आवश्यकता ही क्या थी। तो ये दो ऑप्शंस तो वैसे ही गलत हो गया। ठीक है, अब ऑप्शन ये क्या है, ऑप्शन डी है। क्या है, ऑप्शन डी है। देखते हैं, अपनी बोलचाल की भाषा के अनुभव से लैस होते हैं। इम्पॉर्टेंट है कि अपनी जो बोलचाल की भाषा है, उनकी जो मदर टंग है, फोकल लैंग्वेज है, वो उससे क्या होते हैं, लैस होते हैं। बिल्कुल सही बात है ये। ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर होगा। पांचवा प्रश्न देखते हैं। पांचवा प्रश्न है कि किस तरह के परिवेश में बच्चों का भाषिक विकास अपेक्षाकृत बेहतर होगा। कैसा परिवेश दिया जाए इन चारों में से कि बच्चे का जो भाषिक विकास है वो सबसे अच्छा हो। तो आइए ऑप्शंस देख लेते हैं। एकल परिवार जहां माता पिता मानक भाषा का प्रयोग करते हैं। भैया एकल परिवार, जो आजकल न्यूक्लियर फैमिली होती है, न्यूक्लियर फैमिली में माता पिता और अविवाहित बच्चे ही रहते हैं, तो क्या वहाँ पे अगर मानक भाषा का प्रयोग किया जाए तो बच्चों का भाषिक विकास अच्छा होगा? जी नहीं। ऑप्शन बी है संयुक्त परिवार, जहाँ परिवार के सभी सदस्य बच्चों के साथ निरंतर अंतःक्रिया करते हैं, निरंतर इंटरेक्शन कर रहे हैं बच्चों से। नेक्स्ट देख लेते हैं सी, आधुनिक तकनीकी लैस कक्षा, जहाँ भाषा प्रयोगशाला का निरंतर प्रयोग होता है। ये भी नहीं। ठीक है, ऑप्शन डी शिक्षक द्वारा मानक भाषा का प्रयोग। देखिए मानक भाषा का प्रयोग चाहे शिक्षक करे, चाहे फैमिली में, फैमिली में न्यूक्लियर फैमिली में किया जाए, तो बच्चे का उससे भाषिक विकास नहीं होगा। बल्कि देखिए फैमिली कैसी, कंबाइंड फैमिली, संयुक्त फैमिली है, और वहाँ पे परिवार के सभी सदस्य जो बच्चे के साथ इंट्रैक्शन कर रहे हैं। बस सबसे ज़्यादा ज़रूरी है अंतःक्रिया, इंट्रैक्शन बच्चों के साथ, वो भी परिवार के सभी सदस्य जब इंट्रैक्शन करेंगे तो बच्चे का भाषिक विकास जो है सबसे ज़्यादा बढ़िया होगा। ऑप्शन बी क्या है, राइट आंसर है। नेक्स्ट देखते हैं छठा, सुनना कौशल। क्या है, सुनना यानी कि लिसनिंग कौशल में जो कि LSRW जो क्या है, शिक्षा के 4 कौशल हैं। इन चारों कौशलों में पहला कौशल यही है, सुनना, लिसनिंग। अब इसमें क्या शामिल है, तो ऑप्शंस देख लेते हैं। दूसरों की बात सुनने में रुचि, धैर्य और प्रतिक्रिया। मतलब दूसरों की बात आप सुन रहे हैं, रुचि रख रहे हैं उसमें, धैर्य के साथ सुन रहे हैं, और उसके बाद जब आपकी रुचि रहेगी, धैर्य के साथ आप किसी की बात को सुनोगे तो प्रतिक्रिया भी दोगे। जैसे आप फॉर एग्जांपल ले लीजिए कि आप अगर मेरी क्लास को बहुत ही धैर्य के साथ देख रहे हैं, सुन रहे हैं, तो प्रतिक्रिया आप क्या देंगे कि भाई आपके सारे प्रश्न जो है क्या होने लगेंगे, सही होने लगेंगे। ऑप्शन बी है प्रश्नों को ध्यानपूर्वक सुनने की क्षमता का विकास। ऑप्शन सी है शांतिपूर्वक सुनना और सुनी हुई शब्दों में केवल पुनरावृत्ति। तो भाई ऑप्शंस आपको, मुझे लग रहा है आप सबको आंसर मिल गया है। कौन सा, कि दूसरों की बात सुनने में रुचि रखना, धैर्य और प्रतिक्रिया, उसके बाद आप प्रतिक्रिया देना। नेक्स्ट देखते हैं सातवां प्रश्न। सातवां प्रश्न है कि किस प्रकार का प्रश्न प्राथमिक बच्चों की भाषा क्षमता का आकलन करने में सर्वाधिक सक्षम है। यानी कि किस प्रकार का जो प्रश्न है वो प्राथमिक बच्चों की भाषा क्षमता का आकलन करने में क्या है, सर्वाधिक सक्षम है। देखते हैं। ऑप्शन ए है कहानी को दोहराएं, याद की गई कविता सुनाएं, किसी दृश्य का वर्णन कीजिए, या पाठ के 4 संज्ञा शब्द क्या करिए, सुनाइए। अब देखिए क्या है कि किस प्रकार का प्रश्न, प्राथमिक बच्चे हैं यानी कि 1 से 5 के बच्चों की भाषा की क्षमता का आकलन करने के लिए, तो क्या है, अगर बच्चों की भाषिक क्षमता का आकलन करना है तो आप क्या करेंगे, बच्चों को मान लीजिए टूर पे का, आजकल टूर पे ले जाया जाता है, जब बच्चे टूर पे गए वहाँ कोई दृश्य देखे और उस दृश्य का जब वर्णन कर लेगा बच्चा, तो उससे हम बच्चे की भाषिक क्षमता का आकलन लगा सकते हैं। ऑप्शन सी हमारा क्या है, ऑप्शन सी एकदम सटीक और राइट आंसर है। आठवां प्रश्न है बच्चों में पठन संस्कृति का विकास करने के लिए अनिवार्य है। यानी कि बच्चों में जो है पढ़ने के प्रति, जो पढ़ने का कल्चर है, जो पढ़ने की संस्कृति है, इसका विकास करने के लिए क्या अनिवार्य है। ठीक है, तो देखते हैं हम क्या करें। कक्षा में मुखर वाचन का हम अभ्यास कराएं। बाल साहित्य पठन हेतु क्या करें, प्रेरणा दें। वर्तनी विन्यास का अभ्यास करवाएं या पठित सामग्री का लेखन अभ्यास करवाएं। अगर पढ़ने की कल्चर का, पठन संस्कृति का अगर विकास करना है तो हम क्या करेंगे, ऑप्शन बी राइट आंसर है। हम बाल साहित्य बच्चों को पढ़ने के लिए क्या करेंगे, प्रेरित करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। 9वां प्रश्न है प्राथमिक स्तर पर भाषिक रेखांकन और
चित्रांकन यानी कि प्राथमिक स्तर पर भाषा का रेखांकन और चित्रांकन कैसे हेल्प करता है, क्या करता है? ऑप्शन ए है एक सहशैक्षिक गतिविधि मात्र है, बच्चों की अनुकरण प्रवृत्ति को पोषित करता है, काव्य व्याख्या का एकमात्र मार्ग, ऐसा नहीं है कि काव्य की व्याख्या करने का एकमात्र यही मार्ग बचा हुआ है। ठीक है, अब देखते हैं लेखन अभ्यास का एक महत्वपूर्ण चरण है। यानी कि प्राथमिक स्तर पर बच्चे के अगर हम भाषिक रेखांकन और चित्रांकन को देखें तो यह लेखन अभ्यास का एक महत्वपूर्ण क्या है, चरण है। ऑप्शन डी क्या है, एकदम राइट आंसर है। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं 10वें प्रश्न को। सुहास पढ़ते समय कठिनाई का अनुभव करता है, यह ग्रसित है। अब सुहास है, कोई बच्चा है प्राथमिक स्तर पर और ये पढ़ने में क्या कर रहा है, कठिनाई अनुभव कर रहा है, तो वो किस जो है डिसेबिलिटीज से ग्रसित है? ये किससे है? लर्निंग डिसेबिलिटीज से प्रश्न है। और लर्निंग डिसेबिलिटीज अधिगम अक्षमता आप लोगों को इसकी क्लास प्रोवाइड करा दी गई और बहुत ही इंटरेस्टिंग वे में वहाँ पे बताया गया। मतलब जो भी एक बार उस क्लास को देखा फिर लाइफ में, एग्जाम छोड़िए, आप अपनी ज़िंदगी भर नहीं भूलोगे कि डिस्ग्राफिया क्या है, डिसलेक्सिया क्या है, डिस्कैल्कुलिया क्या है, डिस्थीमिया क्या है। वहाँ पे सब कुछ इमेज के माध्यम से समझाया गया है। तो एक बार जिन्होंने अब तक नहीं देखा है उस क्लास को एक बार देखिए, ये सारी चीज़ें आपकी क्लियर हो जाएंगी। तो देखिए पढ़ते समय यानी कि पठन विकार की बात कर रहा है बच्चा, ग्रसित किससे है, पठन विकार से। अब वही देखना है आपको कि इनमें से पठन विकार कौन सा है। तो देखिए ग्राफिया है, मैंने आपको बताया था वहाँ पे इमेज भी दिखाया था आपको कि बच्चा क्या है, पेन पकड़े हुए था। पेन ना तो उसे पेन पकड़ने की, जो बच्चा डिस्ग्राफिया से ग्रसित होगा तो उसे पेन पकड़ने की भी समझ नहीं होती है। दूसरी चीज़, ग्राफ पेन और पेंसिल से ही तो बनाते हैं, तो ग्राफ बनाएंगे तो उससे पेन पेंसिल से अगर हम ग्राफ बनाते हैं तो उससे हम लिखते भी तो हैं पेन पेंसिल से। बस याद रखिए ये किससे है, लेखन विकार है। डिस्ग्राफिया किससे संबंधित है, तो लेखन विकार है। किससे, लेखन से। डिसलेक्सिया, डिसलेक्सिया किससे संबंधित है, तो डिसलेक्सिया क्या है, पठन विकार। यही क्या है, डिसलेक्सिया पठन विकार है। ऑप्शन बी राइट आंसर है। और समझ लेते हैं कि डिसलेक्सिया, अगर डिसलेक्सिया हम सुनते हैं पठन विकार, बट है क्या डिसलेक्सिया, वहाँ पर मैंने क्लास में बहुत अच्छे से बताया, मैं एक बार फिर बता दे रही हूँ कि डिसलेक्सिया में बच्चा जो है बी को क्या पढ़ने लगता है, डी पढ़ने लगता है, डी को बी पढ़ने लगता है, डब्ल्यू को एम पढ़ने लगता है, एम को डब्ल्यू पढ़ने लगता है। जैसे हमने लिखा WORD, वर्ड लिखा, ठीक है, WORLD हमने क्या लिखा, वर्ड लिखा। बच्चा क्या पढ़ेगा, इसको एम पढ़ेगा, इसको क्या, ए तो ओ और आर पढ़ेगा ही, एल, लेकिन डी को क्या पढ़ देगा बच्चा, डी को जो है बी पढ़ेगा। बच्चा क्या पढ़ेगा, डी को बी पढ़ेगा, ऐसे पढ़ेगा। जैसे हमने बॉल लिखा, बॉल लिखा, बच्चा क्या पढ़ेगा, बच्चा इसको क्या पढ़ेगा, इसको हमने बॉल लिखा और बच्चा क्या पढ़ेगा, ये पढ़ेगा, डॉल पढ़ेगा, DALL डॉल पढ़ेगा। ठीक है, मतलब कहने का मतलब ये है कि बच्चा बी और डी में कंफ्यूज हो जाता है, बच्चा डब्ल्यू और एम में कंफ्यूज हो जाता है, उसे पढ़ने में कठिनाई अनुभव करता है, उसे क्या कहते हैं, डिसलेक्सिया कहते हैं। डिसकैलकुलिया, कैलकुलेशन यानी कि प्लस माइनस, क्या है, प्लस माइनस हो गया, और ये क्या हो गया, मल्टीप्लिकेशन, और ये क्या, डिवीज़न। बच्चा इन सारी संक्रियाओं में, ठीक है, ये जो गणितीय संक्रियाएं होती है, इसी को गणितीय संक्रियाएं बोलते हैं, ना तो प्लस कर पाएगा, ना तो सब्ट्रैक्शन कर पाएगा, ना ही मल्टीप्लिकेशन कर पाएगा, और ना ही डिवीज़न कर पाएगा, छोटे छोटे कैलकुलेशंस नहीं कर पाएगा डिस्कैलकुलिया में। डिस्थीमिया संबंधित किससे है, सोचने से, यानी कि मेंटल, सोचते हैं आप दिमाग से ही ना, तो मेंटल हेल्थ को ज़्यादा प्रभावित करता है डिस्थीमिया। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अगले प्रश्न को। 11वां प्रश्न है, भाषा शिक्षक को स्वयं अपनी भाषा प्रयोग करने की क्षमता को बढ़ाना चाहिए। ठीक है, तो क्या क्या बढ़ाना चाहिए, क्योंकि वह भाषा का शिक्षक है, या विद्यालय का निर्देश है, या फिर ऑप्शन सी है कि इससे वह दूसरों पर प्रभाव डाल सकता है। ऑप्शन डी है कि उसकी भाषा प्रयोग कक्षा में भाषा वातावरण का निर्माण करता है। ऑप्शन मिल गया होगा आप लोगों को। ऑप्शन कौन सा सही है, डी सही है कि भाषा शिक्षक को स्वयं अपनी भाषा प्रयोग की क्षमता को क्यों बढ़ाना चाहिए, इसलिए बढ़ाना चाहिए कि उसकी भाषा प्रयोग कक्षा में भाषा का वातावरण निर्मित करेगी,
उससे बच्चे ज़्यादा से ज़्यादा अच्छे तरीके से सीख सकेंगे। अब अगला प्रश्न हमारा कौन सा, 12वां प्रश्न है, भाषा अर्जन और भाषा अधिगम में मुख्य अंतर है। यानी कि भाषा अर्जन और भाषा अधिगम में मुख्य अंतर जो है, मेन डिफरेंस किसका है। ऑप्शंस देखते हैं। पाठ्य पुस्तक के अभ्यासों का अभ्यास करने का, स्वाभाविकता का, भाषा के नियमों को स्मरण करने का, या भाषा लेखन के अभ्यास करते कि भाषा अर्जन और भाषा अधिगम में मुख्य अंतर स्वाभाविकता का है। किसका, स्वभाव का होता है। जैसे स्वाभाविकता क्या होता है कि इसके अंतर्गत जो है सहजता और कुशलता होती है। ठीक है, अब देखिए मेन चीज़, अर्जन क्या होता है, अधिगम क्या होता है। भाई भाषा अर्जित हम करते हैं अपने किससे, भाषा अर्जन तो सहज होता है, ये सहज है कि हमने कुछ सुना कहीं पे, अपने घर में कुछ अच्छे शब्द सुने, हमने उसको याद कर लिया। लेकिन अधिगम जो है, जैसे अधिगम में सीखना पड़ता है। जैसे आप लोग लैंग्वेज देख लिए, आप 2 लैंग्वेज पढ़ते हो, एक तो हिंदी पढ़ते हो और दूसरा इंग्लिश पढ़ते हो। भाई यही जो पढ़ते हो, यही भाषा का आप अधिगम कर रहे हो, अर्जन नहीं कर रहे हो, आप भाषा का अधिगम कर रहे हो। और अधिगम हमेशा प्रयासफुल होता है, प्रयास से ही सीखा जाता है अधिगम में, लर्निंग में। ऑप्शन इसमें कौन सा सही होगा, ऑप्शन बी, स्वाभाविकता का अंतर है। 13वां प्रश्न देखते हैं, एक बहुभाषिक कक्षा में बच्चों के गृह भाषा के प्रयोग को, देखिए भाषा कक्षा कैसी है, मल्टीलिंग्विस्टिक है, बहुभाषिता है इस कक्षा में। और जो बच्चों का गृह भाषा का मतलब क्या होगा, फोकल लैंग्वेज, उनका मदर लैंग्वेज जो है, उनका अगर प्रयोग, गृह भाषा के प्रयोग को अब आप क्या करोगे, सम्मान देना चाहिए, प्रोत्साहन नहीं, बिल्कुल प्रोत्साहन देंगे। अत्यंत सीमित कर देना, सीमित भी नहीं करेंगे, कदापि प्रोत्साहन नहीं करना चाहिए। तीनों एकदम वैसे ही गलत हैं। ऑप्शन ए सही है कि बच्चा अगर अपनी कक्षा में गृह भाषा या मदर टंग का या फोकल लैंग्वेज का यूज करता है तो उसको हमें सम्मान देना चाहिए। ठीक है, आगे देखते हैं 14वां प्रश्न, प्राथमिक स्तर पर भाषा शिक्षण का उद्देश्य है। प्राथमिक स्तर पर जो है भाषा शिक्षण का क्या उद्देश्य है, देखते हैं। साहित्य की विधाओं से परिचित कराना, हिंदी के विभिन्न रूपों से परिचित कराना, या फिर कुशल लेखक बनना या कुशल वक्ता बनना। ऑप्शन हमारा कौन सा सही होगा, प्राथमिक स्तर पर भाषा शिक्षण का उद्देश्य, तो ऑप्शन बी राइट है, हिंदी के विभिन्न स्वरूपों से क्या करना, परिचित कराना। नेक्स्ट आज का अंतिम प्रश्न है, 15वां प्रश्न है, भाषा एक औजार है जिसका उपयोग करते हैं, कैसे करते हैं, जिंदगी को समझने के लिए, ऑप्शन बी है जिंदगी से गुजरने के लिए, ऑप्शन सी है जीवन जगत को प्रस्तुत करने के लिए, या फिर ये सभी। तो भाई भाषा एक टूल है, एक औजार है, और इसका उपयोग हम जिंदगी को समझने के लिए भी करते हैं, गुजरने के लिए भी करते हैं, और जीवन जगत को प्रस्तुत करने के लिए भी करते हैं। यानी कि ऑप्शन डी सही है, सभी ये क्या है, ये सभी सही हैं। ठीक है, ऑप्शन डी हमारा क्या होगा, राइट आंसर होगा। तो ये थे हिंदी भाषा के पेडागोजी के जो है 15 महत्वपूर्ण प्रश्न। इसके बाद जो है आप लोगों को ईवीएस की क्लास मिलेगी और फिर सीडीपी की क्लास, लगातार सीटेट की क्लास जो है आप लोगों को मिलती रहेगी। और जस्ट कुछ दिनों बाद ही हम जो है 6 to 8 के लिए भी क्लासेस प्रोवाइड कराएंगे आपको। सीटेट के लिए जो जूनियर लेवल का है उसके लिए भी हम लोग क्लासेस प्रस्तुत करेंगे, बहुत ही जल्द आपकी क्लासेस आएंगी। तो क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करते रहिए, लाइक करिए, सब्सक्राइब करते रहिए। मिलते हैं अगले क्लास में, धन्यवाद।